एपी, जीपी, एचपी के डाउट किसी के हैं पूछ लो, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। बोलो भाई, बोलो बच्चों, बोलो यार। देखो मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसे मत करो ब्रो, इंटरेक्ट करो तुम लोग थोड़ा, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगी। आपने क्वेश्चंस लगाए थे कि नहीं? देखिए मैं, एक क्लास ऑलरेडी हमारी मिस हो चुकी है। कौन कौन है क्लास में? गुरकीरत, मोनिका, अभिषेक, साहिल, राजीव, नेहा। आपने क्वेश्चंस लगाए थे? मैंने थोड़े बहुत लगाए थे, थोड़े बहुत कर लिए, थोड़े बहुत नहीं हो पाए। जो नहीं हो पाए तो उसको पूछना है ना, तो पूछो, या नहीं पूछना है? नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई। नहीं पूछना है, चलो ठीक है। हैं? पीडीएफ फुल लिए सर, सर ने जो पीडीएफ भेजी थी वो बहुत बड़ी है ना। पीडीएफ बहुत बड़ी है। जो सर ने भेजी थी, मुंजाल सर ने व्हाट्सएप पर, उस पे गए थे, मैंने क्वेश्चन थोड़े बहुत लगाए थे। अच्छा। उसमें वही सर मुंजाल, पीडीएफ। सर जीसीसी बुकलेट की क्वेश्चन नंबर 4 सर। कौन सा बुक का? बताओ मुझे कौन सा। जीसीसी वाली जो बुक है सर, उसमें सीक्वेंसर सीरीज का सर क्वेश्चन नंबर 4। जीसीसी वाली बुक का क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, एक मिनट, मैं बुक लेके आता हूँ। मैकेनिक्स एंड केमिस्ट्री, मैकेनिक्स है तो इसी में मतलब इधर इधर होगी। मैं तो लिखो मैं। हाँ मैं तो लिख रही। बोलो भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 एपीजीपी का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? आपके ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर दिया हुआ है। ये किसमें है भाई? एपी में है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसमें होगा? बताओ। नंबर 4। बोलो भाई, मुझे ये बताओ, ये तीनों टर्म किस में है? एपी में। तो इसमें सेम क्या होता है, कॉमन डिफरेंस? क्या ये सेम होगा? यस सर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ठीक बात है। बोलो भाई, ठीक बात है। यस सर, ठीक है। ठीक बात है। ये बताओ,
इसको क्या मान लो, के, तो आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इज इक्वल टू के टाइम्स सी प्लस बी। चलो अब ये बताओ मुझे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करो जरा, तो आपको क्या मिलना चाहिए, 2 टाइम्स डी मिलना चाहिए क्या? बोलो भाई, सही लिखा है? यस सर, सही है। Yes, sir. ये आपका डी हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे करोगे, सी माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, बी प्लस ए की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, के इंटू सी प्लस बी, के इंटू सी प्लस बी, और हमसे क्या क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का पूछा है। तो ये बताओ, सी प्लस ए इज इक्वल टू, सी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, के इंटू सी प्लस बी, इसकी जगह लिख सकते हो ना, बताना भाई। हाँ सर, यस सर। ठीक है, और साथ में इसके क्या आ गया, सी माइनस बी डिवाइडेड बाई, ये क्या है यहाँ पे, सी माइनस ए, सी माइनस ए, और ये जो 2 यहाँ नीचे था, एक आ गया ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसको और आप क्या मान सकते हो, एक के डैश, तीनों का एपी में होने का क्या होगा, फटाफट बताओ, तीनों का एपी में होने का होता है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए क्या होने चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सही बात है, कुछ डी से ऐड होना चाहिए। अब इनका जरा कॉमन डिफरेंस निकालो आप, इनका कॉमन डिफरेंस निकालो तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, और यहां से क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, ए माइनस बी। ये आपका D2 हो गया। चलो ए माइनस बी सी माइनस ए, यहीं पे बैठना है। D1 इज इक्वल टू क्या था आपका,
बी, सी माइनस तो बताओ भाई, सब्स्टिट्यूट करो इसको। सी माइनस ए, ये बी माइनस ए के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी डी टू इज इक्वल टू सी माइनस बी को कैसे लिख सकते हो आप? अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यही दिया हुआ है ना, यही तीनों है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। आई थिंक ये एपी में होंगे। यही है ना भाई क्वेश्चन? सही है, एसपी ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं बाद में बताता हूँ आपको। और कोई क्वेश्चन है? और कोई है इसमें? सर 36 बता दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 36। 36 ये है आपका, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। यार ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कराए थे शायद, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो इसमें मगर दो दो के कहते हैं वो है ना नंबर, तो इसमें कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा था। 2 और 5, तो इसमें कॉमन लेना पड़ेगा ना आपको। इसमें बोला था 2, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी, ठीक है? तो पहला नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से, वो कौन सा हो जाएगा 1 to 100 के बीच में? फटाफट बताओ। 10 होगा सर। 10 हो जाएगा? 10 से पहले नहीं होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 2 भी और मल्टीपल 5 सर, 2 और 5 में से एक का होना चाहिए। आइदर लिखा है कि द सम दैट आर डिविजिबल बाई 2 और, अच्छा, या तो 2 से हो या तो 5 से हो। यस हाँ सर। तो यार इसमें देखो ऐसे हो जाएगा। इसमें पहला क्या हो गया, 2 4 5, ऐड करते जाओ सब जगह, देखो ये बनेगा अभी 6 8 10 12, और ये क्या हो गया 12 के बाद 14 15। अब देखो इसमें इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्या? इसको दो टाइप से लिख लो ना। जो 5 वाले डिविजिबल है वो अलग अलग हो जाएंगे ना 5 से, क्योंकि जो 5 से डिविजिबल होंगे वो 2 से भी होंगे। ये बात कॉम, तो उसमें क्या करना है, जो 2 into 5 वाले हैं, तो इसके 2-3 तरीके होंगे, बताता हूँ। देखो एक तो ये अपनी 2 4 6 8 10 12 14 वाली एपी बनती जा रही है, तो इसका तो आराम से तुम सम निकाल लोगे, ठीक है। फिर 5 वाली सारे का सम निकाल लोगे आराम से। अब इसमें क्या करोगे, ये जो ये वाली एक एपी बनेगी जिसमें 2:5, यानी 10 का जो प्रोडक्ट होगा, उतने वाले जितने नंबर है उनका सम करके इन दोनों के सम से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब S1 वाली एपी जो है वो आपकी ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट। तो इसमें जो मल्टीपल वाले प्रोडक्ट होंगे वो ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे एक बार। फिर दूसरी बार क्या होगा, S2 वाले 5 10 15 20 25 30, तो इसमें फिर से जो प्रोडक्ट वाले होंगे वो फिर से ऐड हो जाएंगे। तो कितनी बार ऐड हो गए, 2 बार। तो उसमें से एक बार S3 वाली एपी बनाना जिसमें क्या हो, प्रोडक्ट वाले हो 10 20 30 40 50 60
तो इन सबको माइनस कर देना है, तो आपको S1 प्लस S2 माइनस S3 ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। करके देखो, देखो सही आ रहा है। ट्राई करो यार, ट्राई करो, चलो ट्राई करते हैं। 1 and 100 इंक्लूडेड है ना इसमें, फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। 100 इंक्लूडेड, मान लो इनको इंक्लूड कर लेते हैं, तो अपनी पहली AP बन गई 2 4 6 8 10, जिसका लास्ट हो गया 100। AN अपना क्या आ गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अब ये हो गया 100। 98 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आपका हो गया कितना 49 माइनस, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n आपका आ गया 50। सही है, सही है भाई। सही है सर। इसका भी हो गया लास्ट 100। तो ये हो गया 95/5 और प्लस 1 इज इक्वल n क्या हो गया आपका 20। ठीक है, चलो तीसरी वाली जो AP हो गई उसमें 10 20 30 100, तो इसमें n आई थिंक 10 आ जाएगा भाई, सिंपली राइट। सर ऐसा निकालना था। हाँ, ऐसे ही निकालना था भाई, और भी इसके तरीके होंगे, बट अभी तो मुझे यही लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 10 हो गया। अब आप सम निकाल लो इजीली। S1 आपका हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 25 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a कितना हो गया 4 प्लस 49 इंटू 2 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 10 n/2, 2a इज 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका है 5, यहाँ पे क्या है आपका 20, तो ये हो गया 19, और इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करो 10, तो ये हो गया 5 और 20 प्लस n माइनस 1 इज 9 इंटू 10। कैलकुलेट करो यार फटाफट, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 25 गुणे 4 प्लस 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98 आई थिंक, राइट। सही है ना। सर वहाँ पे 50 आएगा शायद, जो आपने वो लिखा है सबसे पहले ब्रैकेट में। कहाँ पे, यहाँ सर पे वहाँ पे 49 लिखा है यहाँ पे सर। मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया ना, n माइनस 1 इंटू डी लिख दिया ना यार, अच्छा ठीक है ठीक है। 50 माइनस 1 कर दिया ना, तो यहाँ पे 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 95, 95 10 105, और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1050 आ जाएगा आपका, मुझे लग रहा है। तो 1050 ये आपका डायरेक्ट आ गया, और इसमें से सबसेट कितना करना है, ये हो गया 90 20 110 इंटू 5, ये आप करोगे 550 आ जाएगा, तो उसमें से आपको 550 सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये 50 तो डायरेक्ट गया, 500 यहाँ पे बचा आपका 500 प्लस 25 इंटू 98 इंटू प्लस 4, आई थिंक 102 इंटू 25 करोगे आप 0, और कितना हो जाएगा, 3050 आंसर आ रहा है सर। तो ये आपका हो जाएगा, ये है क्या ऑप्शन में, हाँ सर सही है सर। सही है 36 का। और बुक में आपके सॉल्यूशन भी तो दिया है, बुक में कैसे दिया है सॉल्यूशन, बुक में कैसे दिया है, सेम चीज किया है आई थिंक, the sum from 1 to 100 divisible by 2, sum of series divisible by 2 plus sum of 5 minus
तो हाँ यही सेम किया है। इसका और कोई तरीका होगा तो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नंबर 4 आई हैव मार्क, ये मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन नंबर? मुझसे लगता है मैंने एक टॉपिक आपका छोड़ दिया था, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, ये बताया था मैंने? नहीं सर, ये नहीं बताया था। चलो सर एक टॉपिक और ज्योमेट्रिक मीन सर था, एक टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, एपीजीपी वो था, रिलेशन बिटवीन एपीजीपी। देखो अरिथमेटिक मीन तो मैंने बता दिया था, एएम, वो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम कर लो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, जो कि लास्ट में क्या आता था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, याद है? ये बताया था ना मैंने आपको, अरिथमेटिक मीन वाला। फिर यहीं से हमने सम का फॉर्मूला डिराइव किया था। बोलो भाई, यहाँ से हमने सम का फॉर्मूला डिराइव किया, ये वाला याद है कि नहीं? हाँ सर, ये आपने पढ़ाया था सर, इसका रिलेशन पढ़ाना था आपको शायद। हाँ, सर रिलेशन पढ़ाना था आपको ए एम जी एम और एच एम का। एएम जीएम और एच एचएम एम का। का रिलेशन। अच्छा एचएम पढ़ाया था मैंने, एचपी पढ़ाया था मैंने, एचपी। हाँ सर, पढ़ा दिया था। वो एचपी कुछ नहीं होता, वो रिवर्स ऑफ एपी होता है ना। जी सर। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, अच्छा जीएम का, यार रिलेशन इसमें कुछ खास नहीं है। देखो जीएम अंडर रूट ए बी होता है और आपका एएम होता है बेसिकली जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको सम करके डिवाइड बाई 2 कर दो, और एचएम का रिवर्स हो जाएगा इसी का, ठीक है। अब इनमें रिलेशन यार बहुत सिंपल है। इसका देखो, अगर एपी का मीन और जीपी का मीन इक्वल हो जाए, ईपी का मीन और जीपी का मीन इक्वल हो जाए, यानी एएम और जीएम अगर आपका इक्वल हो जाए, तो क्या करोगे आप? रूट ए बी की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे? ए प्लस बी बाई 2 के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। क्या ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया क्या? आवाज जा रही है ना सबको? यस बोलो सर। यार, हाँ जा रही है ना। यस देखो देखो, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन। अभी मान लो ये इक्वल हो गए, तो दोनों को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ए बी मल्टीप्लाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 4, और ये रूट में है तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आओगे, इक्वालिटी में 0 आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज क्या आ जाएंगी ए बी की, ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो जाता है तो 0, तो इसमें आपकी माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपके क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यही रिलेशन है एएम जीएम का। इस पे क्वेश्चंस हैं क्या? इस पे क्वेश्चन है, 27 नंबर एक क्वेश्चन है, राइट। 27 क्वेश्चन किया है किसी ने? - 27 क्वेश्चन किसी ने किया है? 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 27 क्वेश्चन
तो इसमें तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा, इसमें एक इसमें एक फॉर्मूला लिखा होगा सभी। अच्छा, एक सेकंड रुको। रिलेशन वाली बात मैंने कही थी तो मैं बताता हूँ। एक फॉर्मूला था, एक सेकंड। सर मैंने किया 27। 27 किया है ना? यस सर। इसमें यार एपीजीपी का एक फॉर्मूला हुआ करता है एचपी का रिलेशन के साथ। फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, समथिंग समथिंग करके। ये a प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू ए एम। शायद सिमेट्रिक मीन का स्क्वायर और अरिथमेटिक मीन का रेशियो ये हार्मोनिक मीन के इक्वल होता है, ऐसा है क्या? b इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में 2। एपी क्या है बताना, फॉर्मूला बताना क्या है? b इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में 2। क्या बोल रहे हो तुम? ए प्लस, ये तो ए एम का फॉर्मूला हो गया ना। मैं ये बता रहा था एच एम का रिलेशन एपीजीपी से कैसे होगा। एच एम का रिलेशन एपीजीपी में कैसे होगा, इसमें दिया होगा आपकी बुक में। हाँ, दिया होगा। हाँ देखो, ये फॉर्मूला आप लिख लो। पे एक दो क्वेश्चन आ सकता है। ए एम जी एम एच एम, फॉर्मूला है आपका एच एम इज इक्वल्स टू जी एम होल स्क्वायर अपॉन ए। हाँ यही है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन देखो। AM and GM of two numbers are 5 and 4. Then what is HM? बता दो यार, इतना इजी है, बता दो। 16/5 सर। हैं? 16/5। 16/5। तो मतलब ऐसे ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। इनके रिलेशंस में कुछ खास नहीं है। जो खास वाली बात थी, स्पेशल केस वाली बात वही थी, वो अगर AM GM के बराबर हो जाए तो वहां से आप A और B की वैल्यू डालोगे। अगर कोई एक वैल्यू दी होगी तो आप सीधे A माइनस बी होल स्क्वायर जीरो करना और A प्लस बी प्लस 2AB करना जीरो के बराबर, सॉरी माइनस 2AB। और कोई भी एक दिया होगा तो आप आराम से दूसरा निकाल पाओगे यहाँ से, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके, जो माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A से आपको मिल जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन कर ले क्या इसमें? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लो कोई सीरीज है और उसका AM GM बराबर है, AM GM बराबर है, और ये दिस इज इक्वल्स टू, कोई सिंपल रखते हैं 20 के इक्वल। इफ दिस इज इक्वल्स टू 20, दिस इज इक्वल्स टू 20, ठीक है? तो मुझे A और B की वैल्यू बताओ। A और B की वैल्यू, या फिर ऐसे है A इज इक्वल्स टू 20। इस पे रुको, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, एक दो क्वेश्चन ढूंढ के फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है सर इसी कॉन्सेप्ट का। 32 है इस पे। जी सर। GM and harmonic mean of two non-negative observations are 10 and 8. What is the arithmetic mean of the observation? हाँ सही है। 32 ट्राई किया था फिर आपने? हाँ सर, हो गया सर। हो गया था, चलो
तो इसमें भी तो मुझे लग रहा है वही फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला कहाँ गया, यही लगेगा ना। हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ए और बी वाला बताना चाह रहा था कि जैसे आप कोई दो नंबर दे दे कि ए एम इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होता है और आपको ए बता दें और बी ना बताए, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। चलो मैं बनाता हूँ, ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चन बना के आपको डालता हूँ, आज शाम को डाल देता हूँ, ठीक है। कोर्स पे ध्यान देते हैं। देखो मैं अलजेब्रा खत्म करने के बाद ही मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला शुरू करूंगा, यानी पहले हम सिलेबस के हिसाब से आपको सिलेबस सर ने भेज दिया था ना, मुंजाल सर ने सिलेबस डाला तो देखा था किसी ने सिलेबस? यस सर, देखा था। देखा था ना। उसमें स्टार्टिंग में अलजेब्रा है, अलजेब्रा में क्या क्या है? अलजेब्रा में है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, एपीजीपी, एसपी, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम ये 5 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम वेक्टर अलजेब्रा करेंगे जो कि बहुत ही छोटा है, इसमें आपके स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ही दिए हुए हैं, डॉट एंड क्रॉस। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा है, और उसके बाद कैलकुलस है, और बीच में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री। चलो अलजेब्रा करते हैं पहले फटाफट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ फटाफट, अभी बता दो, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो बाद में बताता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी बता दो इसमें, क्योंकि एपीजीपी एचपीएफ खत्म होने वाला है। तो 33। 33, यस सर। 33। अच्छा लॉग वाली, अच्छा लॉग वाली चीज मैंने आप लोगों को अभी तक बताई नहीं है। लॉग वाला मैं आपको बताने वाला था जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा ना, तो मैंने सोचा है कि आपको पहले उसमें रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे, और उससे पहले मैं आपको बोलूंगा सेट्स पढ़ने को खुद से, तो सेट्स आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन मतलब 3 वाले जो होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ये तो सिंपली एक वैल्यू आ जाएगी आपको। इसका शायद फॉर्मूला होता है आई थिंक पी ए प्लस पी बी, फॉर्मूले थोड़े याद नहीं है, प्लस पी सी, 3 ऐड करोगे तो इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे आप सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, एंड पी सी इंटरसेक्शन ए, और इसमें फिर आप ऐड कर दोगे तीनों का समेशन। आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप पहले सेट्स पढ़ना, सेट्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये इससे रिलेटेड है, ए बी सी, किससे रिलेटेड है? ए बी सी, ठीक है। ये जो कॉमन पार्ट होता है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, और यूनियन में ये दोनों ऐड हो जाते हैं। खैर मैं ये बताऊंगा ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाली बात, ठीक है। तो आपको पहले सेट, मैं बोलूंगा सेट पढ़ने को, आप सेट पढ़ना, फिर हम रिलेशन फंक्शन करेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको लिमिट्स पढ़ाऊंगा, लिमिट्स के बाद फिर हम जो है डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, और यहाँ पे आपका कैलकुलस एंड हो जाएगा, ठीक है। खैर ये बात की बात है, अभी की बात करते हैं। अभी की देखो, अभी की बात, क्वेश्चन नंबर है आपका 33, देख लेते हैं। लॉग ए ऑफ एक्स, लॉग बी ऑफ एक्स एंड log c of x are in HP, ठीक है। then a b and c are in, ये पता है तुम लोग को log का डिफरेंस पता है? log b माइनस a को क्या लिखेंगे? log b upon a,
लॉग बी माइनस लॉग ए को बी बाई ए लिखते हैं ना, लेकिन उसमें बेस कॉमन होता है ना यार, यस सर। बेस कॉमन होता है। यहाँ पे बेस कॉमन नहीं है, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे यार? लॉग का ना मैं तुम लोग का एक सर्ट्स और उसका इंडिसेस का एक क्लास ले लेता हूँ अलग से। अभी इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा देता हूँ आपको एक दिन, ठीक है? ये बहुत पहले सिलेबस, हमारे ज़माने में सिलेबस से हट गया था, बट मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा था, तो मेरे पास वो नोट्स होंगे, मैं उसमें से आपको बताता हूँ। सर्ट्स एंड इंडिसेस, उसमें आपका लॉगरिथम और सर्ट्स ये आ जाता है, ठीक है? खैर, ये आई थिंक एपी में होंगे तीनों, जहाँ तक मुझे लगता है। ए बी सी याद ही होगा। इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लो 33। मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लॉग के 2-3 क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी है, किसी ने मुझसे पूछे थे लेकिन मैंने मना कर दिया था उस टाइम, कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और बढ़िया क्वेश्चन तुम मार्क किए इस बार तुम लोगों ने, बढ़िया। और कौन सा 38 हो गया था सबसे? 38, 39, 37 बोलो भाई। सर 38 में तो सम ऑफ इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 38 में क्या है क्वेश्चन? ए बी सी तीनों 1 से छोटे हैं, और हाँ देखो यही यही वाला मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया सही मिल गया इसका जो है आपको, ये बहुत सही मिल गया। चलो चलो, तो फिर यहाँ से आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनफाइनाइट जीपी का सम। पहले मुझे फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बता दो यार सारे, क्या है फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला? क्या है? तो n बाई यही है टू, क्या? क्या है? n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n प्लस 1 और ब्रैकेट एपी में है यार, वो एपी है। इनफाइनाइट फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है? फाइनाइट वो जीपी के सही है। सही है, हाँ सर सही है। सही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनफाइनाइट जीपी अगर ऐसे पॉजिटिव, अगर इनफाइनाइट जीपी होगी, अगर ऐसे होगी, मान लो 1 + 2 + 1 2 4 + 8 + 16 अप टू इन्फिनिटी, तो ये बताओ जब इन सबको ऐड करते जाओगे, सबको ऐड करते जाओगे, तो आपको एट द एंड क्या मिलेगा? रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट। इसलिए पॉजिटिव जीपी का सम निकालना पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव इन्फिनिट जीपी का सम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम कौन सी जीपी का सम निकालते हैं? हम निकालते हैं, ध्यान से सुनना, हम निकालते हैं डिमिनिशिंग जीपी का इनफाइनाइट सम निकालते हैं। आज महिला शक्ति क्लास में नहीं है क्या? नेहा वगैरह नहीं है क्या? नेहा, मोनिका, इन लोगों के डाउट नहीं आया भाई? ठीक है, देखो अब डिमिनिशिंग बोलने का मतलब क्या है कि जो भी आपका ए होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका जो कॉमन रेशियो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? उस केस में आपका कुछ भी एपी बन जीपी बन सकता है। लेकिन देखो यहीं पे ध्यान देना, इसमें जब आपका पहला टर्म एक से छोटा होगा, पहला टर्म क्या होगा? एक से छोटा, ठीक है? और इसी में जब आप कॉमन रेशियो का जैसे स्क्वायर करते जाओगे ना, ए, फिर आपका क्या हो गया? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, पहला टर्म कुछ भी हो सकता है या 1 से छोटा भी हो,
ना, या अगर आपका ए स्क्वायर ए क्यूब, ये भी तो आपकी एक जीपी हो गई, ठीक है, और ये भी हो गई पहला टर्म, या फिर आपका कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो उस केस में क्या होता है, डिमिनिशिंग जीपी बनती है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, आप क्या करो, ए की वैल्यू ले लो 1 और कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या ले लो 3/4, तो आपका बन गया 1 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का क्यूब, ऐसे ऐसे आप इन्फिनिट तक जाते जाओ। तो ये बताओ ये अभी क्या आ जाएगा 0.75, ये क्या है अभी 3/4 0.75। कोई सुन नहीं रहा है यार, आज मुझे लग रहा है कोई सुन रहा है, बोलो यस, सही है। कोई भी जीपी जिसमें फर्स्ट टर्म आपका जब आपकी जीपी ऐसी हो, ठीक है, तो उसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, या कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 1 हो। इस केस में कैसी जीपी बनती है, डिमिनिशिंग जीपी। कैसी जीपी बनती है, डिमिनिशिंग जीपी, ठीक है। और इसका इनफाइनाइट सम निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं देखो, इसका इनफाइनाइट सम निकाला जा सकता है, डिमिनिशिंग इनफाइनाइट जीपी, इसका सम निकाला जा सकता है जहां पे आपको कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। पहले इसको फॉर्मूले में देख लेते हैं, a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर लिखा हुआ है। अब ये बताओ अगर r आपका लेस देन 1 है, r क्या है आपका लेस देन 1, तो r की जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे, 0.1 है अगर आपका मान लो r ना, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, फटाफट बताओ 0.01। इसका क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.001। बहुत सही। फिर इसका 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0.0001। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा एट द एंड, जब आपका इन्फिनिट टर्म होगा तो किसके क्लोज होगा, क्लोज टू 0। किसके क्लोज जाएगा, क्लोज टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो SN लिखा हुआ है ना, ये मैंने आपको बहुत बहुत शिद्दत से समझाया था कि SN जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती थी, 1 से या 0 से। फर्स्ट टर्म क्या है, कहाँ से शुरू होगी, 0 से होगी ना यार, तभी तो यहाँ पे 0 रखोगे तो तुम्हें a मिलेगा ना फर्स्ट टर्म। r की पावर 0 क्या, सॉरी 1 रखोगे तो r हो जाएगा, और 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1। तो मैंने बताया था कि r 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, r 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो n की वैल्यू जब यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर 0 क्या हो जाएगी 1। बोलो भाई, सुन रहे हो। हाँ सर। ठीक है, तो S1 निकालते थे, S2 निकालते थे, S3 निकालते थे, S4 ऐसे निकालते थे। तो यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर इंटू ए, ये आपका पहला हो गया था। फिर आपका होता था a 1 माइनस आर की पावर 2 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। तो अब जब आप इसको ऐड करोगे, देखो इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया ना यार। इसको ऐड कर, देखो मैंने समेशन वाला बताया था ना, एक समेशन बताया था आपको, n इज इक्वल टू 1 to n, आपका क्या होता था a r की पावर n, और यहाँ पे आप फिर ऐसे लिखते थे a प्लस a r प्लस a r स्क्वायर, दिस वाज गोइंग टू a r पावर n। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो a है, पहली बार रखोगे तो 1 माइनस आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपको a मिल जाएगा, ठीक है। अगली बार रखोगे r की पावर n, तो ये छोटा होता चला जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो आपको ऊपर क्या मिलेगा,
1 माइनस आर की पावर n में अगर ये r की वैल्यू लेस देन 1 है और इसको आप बढ़ाते चले जाओ, तो ये क्या होगा, हमेशा 1 से, ये तो ऑलरेडी 1 से छोटा है और इसकी जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वो ऑलरेडी 1 से क्या होगी, बहुत छोटी होगी। समझ रहे हो, बहुत छोटी होती चली जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, बहुत छोटी होती चली जाएगी। तो जब आप एंड में सम करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1। देखो पहले क्या होगा, पहले ये कुछ ज्यादा होगी, 1 Zero. माइनस, हाँ जैसे पहले 1 माइनस 0.1 था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.9 पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या होगा, अब ये स्क्वायर हो गया, तो अब देखो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 0.01, तो आपको क्या मिल गया 0.99। फिर आप ऐसे करते चले जाओगे, ऐड करते चले जाओगे, तो आपको एट द एंड ये क्या मिलेगा, ओवरऑल द रिजल्ट ये आपको क्या मिलेगा, 1 के बराबर, क्योंकि एट द एंड ये कहाँ जा रहा है, 0 पे, टेंड्स टू 0, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी r की पावर n टेंड्स टू 0। तो आपका जो इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। सही है, यस सर। सही है। इसमें एक और चीज रह गई थी यार, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। देखो ये तो फॉर्मूला, देखो समझना है इसको, पहले समझ लेना है इसको। देखो ठीक है, इसको जब S1 S2 के फॉर्म में लिखोगे, Sn को S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे S इन्फिनिटी के जब फॉर्म में लिखोगे, तो आप लिखोगे ए सब जगह से कॉमन ले लो, बाहर आ गया आपका, ए बाहर आ गया, सब जगह कॉमन रहेगा। यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस आर की पावर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की पावर 2 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की पावर 3 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहले वाले टर्म में, देखो पहले आर की वैल्यू मैंने 0.1 रख ली मान लो, तो पहले वाले टर्म में आपको मिलेगा 0.9 डिवाइड बाई आर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1 माइनस आर करोगे कितना मिल जाएगा 0.9 प्लस अगला टर्म हो गया 1 माइनस 0.01 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.01 प्लस ये हो गया सॉरी 0.1, ये देखो ये आपका मिला 1 माइनस 0.001 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.1। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिल गया 1 प्लस, ये बताओ ये कितना हो गया, 1 माइनस है, सॉरी 1 माइनस, ये आपका मिला 0.99 डिवाइड बाई 0.9 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.01, आई थिंक ये आएगा, नहीं 0.1 आएगा, ये मतलब क्लोज टू कुछ 1 आएगा, क्लोज टू 1 के आसपास आएगा। फिर ऐसे आप करते जाओगे, तो जैसे जैसे ऊपर की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आओगे तो आप मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे तो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाती है, ऊपर की नीचे वैल्यू घटती जाती है, तो ये ओवरऑल टेंड्स टू कहाँ जाता है 0। लेकिन इस केस में क्या है, ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो फिक्स्ड है, तो न्यूमरेटर जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे इस रेशियो की वैल्यू कहाँ जाएगी 0 के करीब। तो एट द एंड आपको ये जो सारा सम आप करोगे क्लोज टू कहाँ मिलेगा 1 के। तो इसीलिए आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। ये यहाँ से आप इसको कॉमन ले लो और ये जो ऊपर का जितना भी सारा है इसका सम आपको किसके कहाँ तक मिलेगा 1 के बराबर, क्लोज टू 1। ठीक है, यस सर। चलो तो ये जीपी का फॉर्मूला हो गया। और अब मुझे लगता है एपी जीपी एचपी में और क्या छूट गया था, स्लाइड्स खत्म हो गई क्या।
हाँ सर, हाँ कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए तो नया खुल गया। कोई नहीं सर, नया नया ही चलेगा। बैंक वाले ले लेते हैं आपने वो करके कलर अलग अलग कर देगा तो ताकि बालकों के लिए और बढ़िया हो जाए, वैसे इंटरेस्टिंग हो जाए। चलो तो यार आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। और इसको पढ़ाने से पहले सबसे आपको मुझे बताना पड़ेगा आपको फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल पता है क्या है? कितने लोगों को पता है फैक्टोरियल? सर मालूम है सर। यस सर मालूम पता। है सर। मालूम है फैक्टोरियल? और कॉम्बिनेशन मालूम है? कॉम्बिनेशन यस सर थोड़ा बहुत। मालूम है सर। ठीक है, फैक्टोरियल पता है ना? यस सर। हाँ सर। चलो तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? जीरो। वन वन जीरो वन कौन बोला? जीरो कौन बोला? वन होता है। वन होता जीरो है फैक्टोरियल क्या होता है? वन। वन। देखो, चलो फैक्टोरियल बताता हूँ। फैक्टोरियल बेसिकली कहता है जो आपका n दिया हुआ है, कोई नंबर n दिया हुआ है, और अगर आप इसका फैक्टोरियल करते हो तो दिस इज n प्रोडक्ट n माइनस वन, n माइनस टू, दिस विल गो अप टू कहाँ तक? वन तक। कहाँ तक जाएगा? वन तक, ठीक है। जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, ये याद रखना अपने। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? वन। बाकी कोई भी नंबर दिया हुआ है, एनी रियल नंबर, बेसिकली उसमें भी हम यूज करते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर, उसमें भी जो होल नंबर्स हैं, उनका जब आप फैक्टोरियल करोगे तो जो वैल्यू आती है n फैक्टोरियल की, वो आती है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव, दिस गोज अप टू वन। लास्ट वैल्यू क्या है? वन। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल्स हैं जिसको याद कर लो, बाय हार्ट कर लो। पहला है टू फैक्टोरियल, तो टू हो गया। दूसरा है थ्री फैक्टोरियल, तो सिक्स हो गया। तीसरा है फोर फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 24। और फाइव फैक्टोरियल 120, सिक्स फैक्टोरियल 720। ये छह फैक्टोरियल आप याद कर लो, ये छह फैक्टोरियल आप याद कर लेना, ठीक है। सुन रहे हो भाई? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, ये छह फैक्टोरियल आप याद कर लेना। अच्छा, समझ आ रहा है कि नहीं सबको फैक्टोरियल क्या चीज है? सारे बच्चे नहीं बोल रहे आज। टेंशन मत लो, तुम्हारे डाउट्स मैं सॉल्व करूंगा। उसको मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए मुझे, पर मैं आपके डाउट्स आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। बल्कि डाउट्स आप ग्रुप में डाला करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं तुरंत कहीं भी रहता हूँ, देख लेता हूँ, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, किसी ने मुझसे, लेकिन वो ऑफलाइन बच्चों ने पूछा था शायद। चलो ठीक है, तो ये फैक्टोरियल्स आप याद कर लेना। फैक्टोरियल्स आपका टू फैक्टोरियल इज टू, थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स, फोर इज 24, फाइव इज 120, सिक्स इज 720। इसके बाद मुझे आपको बताना है कॉम्बिनेशन। इसमें मुझे सिर्फ फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है? सिर्फ फॉर्मूला बताना है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्चुअल वाली चीज हम किस में पढ़ेंगे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। देखो आसान भाषा में कहें, कॉम्बिनेशन कहता है कि आपके पास कुछ n नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। combination says you have n choices overall,
n चॉइसेस, उसमें से भी उन टोटल n में से आपको कोई r, you have to select any r based on some condition, r based on some condition. तो उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे n, सेलेक्ट कितने करने थे r, तो c का मतलब कॉम्बिनेशन, और उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं r, सेलेक्ट करने हैं n, हो गया टोटल। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये लिख लो, ये लिख के याद कर लो अभी के लिए, अभी के लिए जब तक बाइनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर। और किसी की आवाज नहीं आ रही यार, सबके लिए ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो सबके लिए ठीक है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्यों इसका आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी चलो बाइनोमियल थ्योरम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर a प्लस बी है, इसकी पावर 1 है, तो क्या आएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा? ठीक है। अब आपके पास क्या है? a प्लस बी होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? सर ए क्यूब और बी क्यूब होता है सर। हाँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब ना, सही है। यस सर। सही है। a प्लस बी की पावर 4 करेंगे, तो यार ये तो मुझे याद नहीं है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक रहेगा? यस सर। तुम लोग भी मेरे साथ इसको लिखो, इसका फायदा है, देखो इसका फायदा बहुत अच्छा है, अभी बताता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सर A4 प्लस 4A3B a4 प्लस 4A3B a3b प्लस प्लस 6A स्क्वायर B स्क्वायर हाँ प्लस 4A 4a b क्यूब प्लस B4। प्लस b की पावर 4, सही है। यस सर। अच्छा ठीक है, हाँ ये बात तो तुमने सही बताई, मुझे लग रहा है तुम कहीं से देख के बता रहे हो। सर नहीं भाई? सॉल्व, सर मैंने पढ़ा था बाइनोमियल थोड़ी देर पहले इसलिए। अच्छा बाइनोमियल पढ़ा था कुछ दिन पहले? यस सर। ठीक है, चलो फिर सही है, तुम्हारा तो रिवाइज हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर किया हमने, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर किया। अच्छा जब यहाँ पे 0 करेंगे, ये वाली तो मैंने बता रही है, अगर किसी भी वैल्यू का पावर 0 करते हैं तो क्या आता है, ये पता है वन हो ना? जाता है सर। हाँ वन आता वन हो है, जाता है सर, 1। वैल्यू वन हो जाती है। हाँ तो यहाँ पे a प्लस बी की पावर 0 1, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे जब पावर 0 की पावर, इसको यार देखो पहले दो चीज मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से। देखो इंडेक्स क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है बताओ भाई जरा?
और वेरिएबल क्या है? बोलो भाई, इंडेक्स, कोफिशिएंट और वेरिएबल। देखो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स पावर, जो जो तुम्हारी पावर है, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। अब वेरिएबल तो बताया नहीं सर, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू में आप चेंजेस कर रहे हो ना, जैसे आप लिखते हो ना, जैसे एपी में हमने लिखा था समेशन और कुछ मान लो 5n लिखा हुआ था, 1n की वैल्यू कहां से जा रही थी? 1 से n, ठीक है? तो ये n क्या हो गया? n हो गया वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू बदल रही है ना, 1 से n के बीच में चेंज हो रही है ना इसकी वैल्यू। 1 से n के बीच में क्या हो रही है? इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया अपना? वेरिएबल। ये क्या हो गया? वेरिएबल, ठीक है? अब वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? इंडेक्स, ठीक है? और जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है कांस्टेंट टर्म है, जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ कांस्टेंट टर्म है, उसे क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। उसे क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न हुआ था, इसके सारे कोफिशिएंट लिख लेते हैं एक बार, इसके क्या कर लेते हैं? कोफिशिएंट सारे लिख लेते हैं, ठीक है? तुम देखो पैटर्न बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, उनका को। और जब आप आओगे यहाँ पे तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि चंडीगढ़ की होगी, तो आपने दिल्ली रुक के जाना है मेरे पास, और फिर यहाँ पे पार्टी करते हैं, ठीक है जी? देखो पैटर्न यहाँ पे देखो, पहले का क्या है? 1, कोफिशिएंट क्या है? 1। दूसरे का क्या है? 1,1। तीसरे में क्या है? 1,2,1। चौथे में क्या है? 1, 3, 3, 1। पांचवे में क्या है? 1, देखो यहाँ पे 1, 4, 6, 4, 1। अब एक बात ये ध्यान दो, ये जो इंडेक्स है, जैसे ये 2 है, तो ये वाला सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? देखो a प्लस बी है, इसकी इंडेक्स पावर कितनी है? 1, और नंबर ऑफ टर्म्स 2। ये वाला कितना है? इसकी इंडेक्स पावर क्या है? 0, नंबर ऑफ टर्म्स 1। इसमें क्या है? स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3। ये क्या है? 3, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4। इसकी पावर 4, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स? 5। तो यहाँ पे एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि इंडेक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है क्या? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। देखो यस इंडेक्स यहाँ पे 0 था, नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने हैं? 1। ऐसे मत देखो कि a प्लस बी लिखा हुआ है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। a प्लस बी को एज अ क्या ट्रीट करो? कॉमन वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, a प्लस बी इज वेरिएबल। तुम देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, ठीक है? ये एक सिंगल एंटिटी है, इसको एज अ सिंगल एंटिटी यूज करो। इसके पावर के बेस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं ये देखो। जब इंडेक्स 0 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 है, जब ये 1 है तो कितने हैं? 2, जब 2 है तो कितने हैं? 3, जब 3 है तो कितने हैं? 4, 4 है तो कितने हैं? 5, 5 होगा तो कितना होगा? 6। ऐसे एक एक बढ़ता जाएगा। तो आपका फॉर्मूला निकल के आया, इंडेक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स प्लस, सॉरी, इंडेक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया एक सिंपल सा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी, देखो इसमें दो स्पेशल केस है। पहला तो आपको नंबर ऑफ कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा कि आपके वेरिएबल की पावर क्या है, आपके वेरिएबल की पावर क्या है। दूसरा, पावर के बेस पे आप कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे, ये 1 है, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो तो क्या ये 2 के इक्वल हो जाते हैं? इन दोनों को ऐड करो, देखो 3 के इक्वल हो जाएंगे। देखो इन दोनों को ऐड करोगे 4, इन दोनों को ऐड करोगे 6, इन दोनों को ऐड करोगे 4।
सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे 5, इन दोनों को ऐड करोगे 10, फिर से इन दोनों को ऐड करोगे 10 और यहाँ पे 5। ठीक है, ऐसे ही अगला टर्म बताओ, अगला टर्म बताओ फटाफट। यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 15, यहाँ पे क्या आएगा 20, 15, 6 एंड 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म्स इज 7। तो पावर कितनी हो गई, पावर कितनी हो गई 6। इसको इधर लाओ, पावर आपकी आ गई 6। ठीक है, चलो चलो। तो अभी अभी हमने क्या देखा, एक हमने ट्रायंगल बनाया ऐसा 1 देखो ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, जिसका टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है 1 और उसके स्लांटिंग में मतलब दोनों साइड क्या चल रहा है 1 1। तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है तुम्हारा ट्रायंगल, इसको कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको, बोलो भाई क्या कहते हैं इसको, बोलो बच्चों क्या कहते हैं इसको पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया आपका पास्कल्स ट्रायंगल। इसके बाद क्या है आपका, हाँ अब देखो, अब वो वाला, अब वो याद करो इसको जो मैंने आपको एनसीआर बताया था। ठीक है, एनसीआर जो बताया था। चलो अब एनसीआर में कुछ स्पेशल चीजें पहले उसको देख लो। एनसीआर का मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, चलो 0 अगर n की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 हो गई तो 0 c 0 क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 माइनस 0 इज, तो ये क्या मिलेगा आपको 1। अगर n की वैल्यू क्या हो गई 1, n की वैल्यू क्या हो गई 1, 1c 0 सेलेक्ट आपने किया, कुछ भी नहीं किया, आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो अब क्या हो जाएगा ऊपर 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 माइनस 0 इज 1, तो आपको क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है 1c 0 1 कैसे हो गया। यस सर। देखो 1c 0 1 ऐसे हो गया। फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, n क्या है 1, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये क्या है आपका 0, r क्या है 0, 0 फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया n माइनस r, n क्या है 1, r क्या है 0, 1 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो आपका ओवरऑल क्या हो गया 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया स्पेशल। अब इसमें एक और स्पेशल है, NCN को क्या करेंगे, NCN को देखो, NCN को कैसे लिखेंगे n फैक्टोरियल, r की वैल्यू क्या है n के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। जिस केस में स्पेशल केस हो गया जिसमें ये दोनों इक्वल है, मतलब मेरे पास 6 टॉफी थी तो मैंने 6 की 6 टॉफी खा ली। I selected all the possible values from the given possible values, जितनी पॉसिबल वैल्यू गिवन थी सारी सेलेक्ट कर ली मैंने। उस केस में क्या हो जाएगा देखो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल की जगह क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, और जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है 1, और n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल क्या मिलेगा आपको 1। तो बच्चों देखो ध्यान दो, आपको क्या मिल गया, दो चीजें क्या मिल गई 1, आपको मिल गया NC0 is 1 एंड NCN is 1। ये आप याद रखना, ये आपको याद करना है। देखो ये फॉर्मूला याद कर लो और इसी के बगल में ऐसे छोटा सा स्टार मार्क बना के ऐसे लिख लो NC0 is equals to 1 एंड NCN is equals to 1। ठीक है, ये आप ऐसे ये फॉर्मूला लिख लो, उसके बगल में ये स्टार मार्क बना के लिख लो, NC0 की वैल्यू 1, NCN की वैल्यू 1। ठीक है,
लिख लो सारे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखो, जो मैंने ट्रायंगल बनाया था उसको फिर से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो ये 1 लिखा है, तो इसकी जगह क्या मैं यहाँ का इंडेक्स पावर की वैल्यू क्या है? 0। देखो पावर की वैल्यू क्या है? 0, यानी ये किसके इक्वल हो गया? n के। ये सारे क्या लिखे हुए हैं? n। ये सारे क्या लिखे हुए हैं? n। अब देखो पहला लिखो, पहला जरा पहला लिखो, पहले में क्या हो जाएगा? n c, और कितने हैं वैल्यूज? कितनी है? r की वैल्यू कितनी है? पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0। कोई वैल्यू ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन दिया गया था, वो भी क्या ऑप्शन था? 0। ऑप्शन वाज 0, सो यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट? 0। तो 0 आउट ऑफ 0 सेलेक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। अगली बार आपके पास ऑप्शन कितना है? 1। तो आप पहले क्या करो? NC 0, कुछ मत सेलेक्ट करो, फिर क्या करो? सेलेक्ट कर लो। तो NC 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1C 0 की वैल्यू मैंने अभी भी बताई। 1C 0 करोगे तो 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ जाता है 1। कितना आ जाता है? 1। ठीक है, फिर NC1। अब देखो ये NC n के बराबर हो गया क्या? n की वैल्यू क्या है? 1, और सेलेक्ट कितना करना है? 1। तो ये हो जाएगा NC n के इक्वल, तो आपको क्या मिल गया? 1। अब देखो यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 है तो आप क्या लिखोगे? NC0, NC1, NC2। ये दोनों वैल्यू हमें पता है कि ये क्या होगी? 1 1, क्योंकि ये NCn हो गया, ये NC0 हो गया। यहाँ पे क्या आएगी भाई? यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये दोनों क्या हो गए? 1 फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल अभी अभी मैंने बताया था कितना होता है? 2। तो आपका ये क्या बन गया? 1 2 एंड 1। अगला देखो, जब n की वैल्यू 3 होगी तो आप लिखोगे NC0, NC1, NC2 और NC3। अब देखो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये NCn के इक्वल हो गया ना। n की वैल्यू क्या है? 3, तो NCn की वैल्यू क्या हो गई? 1। ये क्या हो गया? ये NC0, तो NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1। NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1, क्योंकि n फैक्टोरियल से कट जाएगा। तो देखो 2 1 हो गए। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू क्या है आपकी? 3, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ आपको मिलेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये बताओ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती थी? 6। अब ये 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 इज 2। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 2। सिमिलरली यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको 6 मिल गई, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 इज 1। तो ये क्या 3 के बराबर आ गया क्या? ये किसके बराबर आ गया? 3 के। तो ये देखो, ये जो पास्कल ट्रायंगल हमने बनाया था ना, ये जो हमने पास्कल ट्रायंगल बनाया था, और जो इसके कोफिशिएंट्स थे, जो इसके क्या थे? कोफिशिएंट्स थे। जो इसके कोफिशिएंट्स थे वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आ रहे हैं? इसके इक्वल। ये जो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले जो हम लिख रहे हैं, उसी के एग्जैक्टली क्या आ रहा है? ये ट्रायंगल इक्वल आ रहा है।
तो हम किसी भी n का किसी भी वैल्यू n का, n क्या है? पावर। n क्या है भाई? पावर। n क्या है? इंडेक्स, which is equals to power of the variable, पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो हम अब किसी भी n का आराम से कोफिशिएंट लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ध्यान देना, a प्लस बी की पावर 9, क्या लिख दिया? 9। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने होंगे? इंडेक्स प्लस 1, 9 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10 कोफिशिएंट्स। कितने कोफिशिएंट्स? 10 कोफिशिएंट्स। ठीक है, कितने कोफिशिएंट्स होंगे? 10। और जब हम लिखेंगे ये NCR अप्लाई करेंगे तो कहां से करेंगे? R की वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0, कहां तक जाएगी? n तक, फ्रॉम 0 टू n। पहला बताओ भाई क्या होगा? पहला क्या होगा? 1, क्योंकि NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1। दूसरा क्या होगा? 9C1। तीसरा क्या होगा? 9C2। चौथा क्या होगा? 9C3। पांचवा क्या होगा? 9C4। छठा क्या होगा? 9C5। सातवां क्या होगा? 9C6। आठवां क्या होगा? 9C7। नौवां क्या होगा? 9C8। और 10वां क्या होगा? 9C9। क्या है यार ये? तो हवा में चलने लगी यार। ठीक है सर, समझ आ रहा है ना सबको? भाई देखो थोड़ा स्लो हो गया है, मुझे समझ आ रहा है कि थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन अभी देखो ये वाली चीज समझो। देखो बाइनोमियल कुछ नहीं है। बाइनोमियल क्या है? पहले जैसे हमें रटा दिया जाता था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, थोड़ा और मेहनत करा के हमें a प्लस बी होल क्यूब भी रटा दिया जाता था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब देखो पीछे अभी मैंने बताया इसमें दो चीजें कॉमन थी। ऐसे ऐसे जब आप पावर्स बढ़ाते जा रहे थे तो दो चीजें पहली तो थी कि कोफिशिएंट जो निकल के आए थे, जो ट्रायंगल बना था उसमें इन दोनों का, सॉरी यहाँ पे 2ab ऐसे लिखना था। ठीक है, इन दोनों का सम अगला कोफिशिएंट बन जाता था। दो कॉन्जुगेटिव, ऊपर के दो कॉन्जुगेटिव का सम अगला कोफिशिएंट बन जाता था। ठीक है, 1 2 1 दो का सम अगला कोफिशिएंट बन जाता था। अच्छा, इसमें एक और चीज कॉमन है, देखो ध्यान से देखो। एक और चीज कॉमन है, देखो क्या? देखो स्टार्टिंग में a की पावर क्या थी? 3। उसके बाद a की पावर क्या हुई? 2। उसके बाद a की पावर क्या हुई? 1। उसके बाद a की पावर क्या हुई? 0। अब इसी के साथ देखो, यहाँ पे b की पावर क्या थी? 0। यहाँ पे क्या हुई? b की पावर 1। यहाँ पे क्या हुई? b की पावर 2। और यहाँ पे क्या हुई? 3। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या समझ आ रहा है? कि a की पावर पहले क्या होगी? n के इक्वल होगी। फिर क्या होगा? a की पावर में से 1 1 घटता जाएगा, कहां तक? जब तक a की पावर क्या नहीं हो जाएगी? 0। इसके उलट क्या होगा? b की पावर इनिशियली क्या होगी? 0। b की पावर में एक एक बढ़ता जाएगा।
जब तक b की पावर में एक एक बढ़ता जाएगा, जब तक b की पावर क्या ना हो जाए n। समझ आ रहा है? समझ रहे हो भाई? देख पा रहे हो ये? बोलो बच्चों, बोलो। Yes, sir. सर देख पा रहे हो ना? देखो तीन चीजें हमने देख ली। पहली क्या देखी? पास्कल्स ट्रायंगल बना। पास्कल्स ट्रायंगल में क्या हो रहा था? पास्कल्स ट्रायंगल में क्या हो रहा था? कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे थे? अगर आपकी इंडिसेस n थी तो आपके पास कितने नंबर ऑफ कोफिशिएंट थे? n+1। यानी अगर आपका इंडेक्स क्या था? i, तो आपके कोफिशिएंट्स कितने थे? i+1। नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स वाज i+1। ठीक है? फिर आप कोफिशिएंट्स को निकाल कैसे रहे थे पास्कल्स ट्रायंगल में? दो कॉन्जिक्यूटिव को ऐड करके सेंटर वाला निकाल रहे थे, और कोने कोने में क्या आ रहा था? 1 1 का क्या था? 1 1 का क्या था? स्लांटिंग ट्रायंगल बन रहा था, और बीच वाले टर्म्स को जोड़ के हमारा क्या आ रहा था? अगला टर्म। बीच वाले टर्म्स को जोड़ के क्या आ रहा था? अगला टर्म। ठीक है? बीच वाले टर्म्स को जोड़ के हमारा अगला टर्म आ रहा था। कोने कोने में 1 आ रहा था, और नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने थे? इंडिसेस +1, पावर +1। नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स वाज पावर +1। ठीक है? अब इसमें एक और हमें चीज मिल गई कि जो पहला वेरिएबल a है, जो उसकी पावर स्टार्टिंग में सबसे हाई होगी और वो धीरे धीरे करके घटती जाएगी। कहां तक जाएगी? जब तक e की पावर 0 नहीं हो जाएगी। और b की पावर इनिशियली क्या होगी? 0। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी? b की पावर n तक, जब तक पावर क्या नहीं हो जाएगी? n। तो अब बच्चों मैंने आपको एक पढ़ाया था समेशन वाला। ये सिंबल आपको याद होगा। ये सिंबल किसका है? समेशन का। किसका सिंबल है? समेशन का। इसको कुछ लोग सिग्मा कहते थे, मैं जीटा कहता था। मैंने ये बात बताई थी अब। लेकिन हम अभी के लिए क्या कहेंगे? सिग्मा, क्योंकि बुक्स में क्या लिखा हुआ है? सिग्मा। तो सिग्मा ऑफ NCR। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा है सिग्मा ऑफ NCR? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनको आप कैसे लिख सकते हो? NCR। और आपको R कैसे वेरी कराना है? R की वैल्यू कैसे वेरी करेगी? आप जब NCR लिखोगे तो R की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? R की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी? n तक। ठीक है? और ये आपको क्या देगा? कोफिशिएंट्स की वैल्यू देगा। ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू देगा। ठीक है? n क्या है आपका? यहाँ पे पावर है। n क्या है? पावर है। ठीक है? n आपका इंडेक्स है। इंडेक्स बेसिकली मतलब पावर। तो NCR जब करोगे, R की वैल्यू 0 से रख के कहां तक ले जाओगे? n तक। तो आपको क्या मिलेगा? पास्कल्स ट्रायंगल मिल जाएगा। या आप जिस भी वेरिएबल को एक्सपैंड करना चाह रहे हो उसका क्या मिल जाएगा? कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो अगर मैं जनरलाइज कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं? जनरलाइज कर दूं। ठीक है? a+b का होल पावर n। ठीक है? अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे भाई? NCR। R को कहां से वेरी कराना है? 0 से कहां तक वेरी कराना है? n तक। कहां तक कराना है? n तक। ठीक है? तो मुझे पहला कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा? 1, क्योंकि NC0 1। दूसरा कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा? NC1। तीसरा NC2। ऐसे ऐसे करते करते मुझे क्या मिल जाएगा? NCn। ठीक है? ये बात पता चल गई। इसको और ये वाला कॉन्सेप्ट को ऐड कर दो। कोफिशिएंट निकालने वाला कॉन्सेप्ट और पावर चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? आपको पूरा एक्सपेंशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहते हैं भाई? बाइनोमियल थ्योरम। a+b का होल पावर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ r फ्रॉम 0 to
r to n, ठीक है। अब देखो पावर कैसे वेरी कर रही थी, a की पावर इनिशियली क्या होगी, n, लेकिन बाद में कैसे कैसे घटेगी, r से। r जैसे जैसे बढ़ेगा, r 0 से कहां तक बढ़ेगा, n तक, वैसे वैसे a की पावर क्या होगी, घटेगी। b में क्या था, b में पहले क्या पावर होगी, r के बराबर, बाद में कहां तक जाएगी, n तक, तो b की पावर क्या होगी, r, ठीक है। और कोफिशिएंट कैसे निकलता था मेरे भाई, n c r, तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। इसको क्या कहते हैं भाई, बाइनोमियल थ्योरम। इसको लिख लो, समझ, ये वाला जिसको नहीं समझ में आया वो बताएगा, ये वाला जिसको नहीं समझ में आया वो बताएगा। बोलो यार, कोई बोल नहीं रहा है, बोलो। आ गया। आ गया समझ में, सबके आ गया, नेहा, मोनिका, यस सर। सबके आ गया। देखो इसमें क्या किया, दो कॉन्सेप्ट ऐड किया। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, तो कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल रहे थे NCR को यूज करके, और R को वेरी करा रहे थे 0 to n, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि A और B वेरिएबल्स की पावर कैसे चेंज हो रही थी, वेरिएबल्स की पावर कैसे चेंज हो रही थी। तो A की पावर इनिशियली में n के बराबर होती थी और लास्ट में 0, और B की पावर इनिशियली क्या होती थी, 0 और लास्ट में n। पावर एक एक करके A की घटती थी और B की एक एक करके बढ़ती थी, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो हमें फॉर्मूला मिल गया A प्लस बी होल पावर n। जब इसको एक्सपेंड करोगे आप तो लिखोगे r की पावर n, सॉरी r वेरीज फ्रॉम 0 to n, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, nc r। अब इसको एक बार एक्सपेंड करके लिख लो आप इसको लिख लोगे यहाँ पे nc r की जगह आप लिखोगे 0, इनिशियली 0 है, a की पावर n, b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3, b की पावर 3। This will go up to ncn a की पावर 0, b की पावर n। तो ये आप किसी को भी एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हो। इसको आप एक्सपैंड वाला जो है इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो, ये आपके समझ आएगा। This will help you। लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? यस सर। चलो लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें स्पेशल केस, देखो बाइनोमियल थ्योरम बहुत छोटा है सब्जेक्ट टॉपिक, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें देखो मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम बता दिया, अब इसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल क्या क्या है भाई, जैसे a प्लस बी हमने लिखा था ना, मान लो ये b क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a है और माइनस b है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होगा, बस आप क्या करोगे, जो माइनस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो माइनस बी को कैसे लिखा जाता है, -1 इंटू बी। आई कैन राइट दिस माइनस बी एज -1 इंटू बी। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे b की पावर चेंज होगी वैसे वैसे -1 की पावर चेंज होगी। तो जहां पहले a प्लस बी की पावर n
इज इक्वल टू आप इनिशियली लिखते थे NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस डॉट 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 अप टू आप जाते थे NCn a की पावर 0 b की पावर n। अब उसकी जगह आप क्या लिखोगे जब a माइनस b की पावर n हो जाएगा, तो आप लिखोगे NC0 a की पावर n माइनस 1 की पावर 0 b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 माइनस 1 की पावर 1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 माइनस 1 की पावर 2 b की पावर 2। अब देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया इजी याद करने के लिए देखो बहुत बढ़िया वो पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या है, पहला वाला क्या होगा माइनस 1 की पावर 0, किसी का भी पावर 0 होगा तो क्या आ जाएगा 1, पॉजिटिव 1। तो पहला टर्म क्या हो गया आपका पॉजिटिव। दूसरा टर्म देखो माइनस 1 की पावर 1 क्या होगा नेगेटिव, तो दूसरा टर्म क्या हो गया नेगेटिव। तीसरा टर्म देखो माइनस 1 की पावर स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव। चौथा टर्म क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। पांचवा क्या पॉजिटिव, छठवां नेगेटिव, सातवां पॉजिटिव। तो यही आपका बस इतना ही डिफरेंस आता है। इसी सेम फॉर्मूले में आप क्या करो, जो भी इवन नंबर वाले टर्म्स हैं, इवेंथ नंबर वाला टर्म है, नंबर वाला टर्म, उसको नेगेटिव कर दो। उसको क्या कर दो नेगेटिव, उसको नेगेटिव कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा a माइनस बी की पावर n। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन मेरे को करके फटाफट बता दो, सारे बच्चे बता देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 की पावर 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, इसको एक्सपैंड करके बताओ क्या आएगा। फटाफट करना, जल्दी करना, जल्दी करना। एक कॉन्सेप्ट और बताना है, फिर आपका ये बाइनोमियल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हो ना भाई, इसको सॉल्व कर रहे हो ना नेहा, साहिल? यस सर। इसको सॉल्व करो, देखो लगाओ इसमें, देखो फॉर्मूला लगाओ। देखो इसको मान लो a, इसको मान लो b, ठीक है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, ये n हो गया आपका। n की वैल्यू क्या हो गई 4। चलो पहला टर्म लिखो, पहला टर्म लिखो, देखो 4c0, देखो कोई भी c0 इसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, तो आपका पहला टर्म हो गया 1। अब देखो पावर कैसे चेंज होती थी, पहले सबसे ज्यादा पावर, तो a की पावर 4, a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई b की पावर क्या होती थी r के बराबर, r क्या है 0, तो 3/4 की पावर 0, x नहीं है ना, सॉरी 3/x लिखा हुआ है ये यहाँ पे, कोई बात नहीं 4 कर लो, 4 कर लो, 4 ही सही है। तो 3/4 की पावर 0, ठीक है। अगला टर्म क्या हो गया 4c1 एक्स स्क्वायर की पावर 3, 3/4 की पावर 1। अगला टर्म क्या हो गया 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 2, 3/4 की पावर 2। अगला टर्म क्या हो गया 4c3 एक्स स्क्वायर की पावर 3, सॉरी एक्स स्क्वायर की पावर 1, 3/4 की पावर 3। और लास्ट टर्म क्या हो गया 4c4 एक्स स्क्वायर की पावर 0 एंड 3/4 की पावर 4। अब बता दो, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या आ जाएगा। पहला टर्म तो आ जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा भाई, पहला टर्म बताओ x की पावर क्या हो जाएगी
सर 8 8। तो ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब भी a की पावर x और y हो तो ये क्या हो जाता है a x y के बराबर, और जब भी a की पावर x मल्टीप्लाइड बाई a की पावर y हो तो क्या हो जाता है a की पावर x प्लस y। ये दो मैंने आपको पहले बताया था। तो यही सिंपल यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर की पावर 4 तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4c1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल, आई थिंक 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3/4 क्योंकि ये पावर 1 हो गई है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 6, यहाँ पे क्या मिलेगा 6 प्लस 4c2 करोगे क्या हो जाएगा भाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, या फिर देखो अगर आप कैच कर पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू कैच, तो मुझे बताओ कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होती थी 1, जब आपका पावर 4 था तो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती थी 1 4 6। देखो अगले टर्म का मैं ऑलरेडी लिख सकता हूं 4, लास्ट टर्म का क्या होगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 6, 4c2 का क्या आ गया 6, लेकिन 3/4 क्या है स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/4 स्क्वायर करो। ठीक है, और ये x स्क्वायर का पावर क्या हो गया x की पावर 4। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा 4c3 का वैल्यू क्या आएगा 4, क्योंकि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या मिलेगा 4, तो आपका क्या हो गया, और x स्क्वायर की पावर 3 तो क्या हो गया 6, अब क्या है 3/4 की पावर 3। ठीक है मेरे भाई, लास्ट में क्या मिल जाएगा NCN की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आपको मिलेगा 3/4 की पावर 4, x की पावर x स्क्वायर की पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई 1 हो जाएगा। x की पावर x स्क्वायर की पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सर। वन होगा सर ये। हाँ ये ओवरऑल 1 हो जाएगा, x की कोई पावर नहीं होगी, ओवरऑल 1 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको सेग्रीगेट कर लेना, यहाँ से 4 4 कट जाएगा, आपका आ जाएगा x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 54 और डिवाइड बाई 16, तो क्या किससे कट जाएगा ये 54 किससे 4 से कट जाएगा, नहीं 2 से कटेगा, 27 दूना 54, 27/8 आपका 27/8 x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 और डिवाइड बाई 16, ये क्या हो जाएगा x की पावर 6, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा 81 डिवाइड बाई 4 चौक 16 चौक 64 चौके कितना हो गया 256। तो ये आपका एक्सपेंशन आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो एक एक्सपेंशन मैंने करके दिखाया, एक एक्सपेंशन अब आप मेरे को बताओ, समझ आया ये वाला, सबको समझ आया ना, यस बोलो सब। यस सर। सबको समझ आ गया, नेहा समझ आया, नेहा मोनिका Yes, sir. ठीक है। अब देखो लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बाइनोमियल खत्म हो जाता है, आप सवाल लगा के आओगे, और इसमें एनसीईआरटी में ये बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में भी बहुत बढ़िया सवाल है, इसको पहले लगा लेना, और इसको लीड वाली जरूर लगाना, जो बुक मिली है उसको आपको जरूर लगाना। अब देखो लास्ट कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई एक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए 1, इसको जब एक्सपैंड करोगे आप, तो इसको आप एक्सपैंड करो, मान लो 3 पे करो, तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले अगर 1 है तो इसको 0 से करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ 0 से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस
2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। समझ आ रहा है? देखो क्या हो रहा है, समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है क्या हो रहा है भाई? 1 प्लस एक्स की पावर n लिखोगे तो n सी 0, एक्स की पावर 0, n सी 1, एक्स की पावर 1, n सी 2, एक्स की पावर 2, n सी 3, एक्स की पावर 3, n सी 4, एक्स की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा? n सी n, एक्स की पावर। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये वाला फॉर्मूला जो है वो स्पेशल केस है जब आपका एक वैल्यू क्या हो जाए 1। ठीक है, चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है भाई? मान लो आपको कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 25 दिया हुआ है, और आपसे बोला है इसका एक्सपेंड कर दो 6 टाइम्स। बेसिकली इसकी पावर निकाल दो, 25 की पावर 6। तो इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम निकल जाएगा, और ये बहुत टीडियस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत टीडियस हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे दो इजियर जिनके आप स्क्वायर्स निकाल लो, तो आप आई थिंक 20 का स्क्वायर निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि 20 इंटू 20 400 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 8000, राइट? सही है। तो आप इसको 20 प्लस 5 की पावर 6 लिख सकते हो क्या? बोलो भाई। यस Yes, sir. यस। यस अब ये 20 क्या हो गया? ए, और 5 क्या हो गया? बी, और 6 क्या हो गया आपका? एन। अब इस पे आप क्या करो? बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। क्या लगा दो? बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके बाइनोमियल। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? 6 सी 0, 20 की पावर 6, 5 की पावर 0, प्लस 6 सी 1, 20 की पावर 5, 5 की पावर 1। ऐसे ऐसे करोगे और आप एक एक टर्म्स का इजी कैलकुलेशन कर सकते हो। 6 का फैक्टोरियल आपको पता है, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720। 720। 6 का फैक्टोरियल 720। ठीक है, चलो अब सारे क्वेश्चन लगा के आना। मैं आपको पीडीएफ आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और एनसीईआरटी के एक ही एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन आप लगा के आना, और लीड वाले क्वेश्चन लगा के आना। हाँ बोलो। इंडिपेंडेंट टर्म वाला नहीं करना होगा? कौन सा वाला? इंडिपेंडेंट टर्म वाला। इंडिपेंडेंट टर्म वाला? सर क्वेश्चन जीसीसी की बुकलेट में दिया हुआ है, मगर सर आपने भी बताया नहीं। कहाँ देख लूंगा? मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार देख लूंगा। हमें नॉर्मल पानी लाना। हाँ, नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी। 9th है 9 चैप्टर है। क्या बता रहे हो भाई? बाइनोमियल कहाँ दिया हुआ? ईएनसी इसके बाद ही होगा बाइनोमियल। अच्छा, इंडिपेंडेंट टर्म्स और कांस्टेंट, इसमें क्या दिया हुआ भाई? नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n इज n प्लस 1। ये तो बता दिया मैंने आपको। Independent term or constant term of a binomial expansion is the term in which exponent of the variable is 0. Exponent of the variable is 0. तो यार ये तो बता दिया है ना मैंने शायद आपको, या नहीं बताया है? कोई वेरिएबल है, उसकी पावर 0 है, इसको एक्सपेंड करने को बोल रहे हैं ना? यही है ना? किसने पूछा था भाई?
बोलो भाई। बोलो भाई। सर क्वेश्चन नंबर 30 है सर उसका वैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, the term independent of x in the expansion of under root x by 3 plus 3 by 2 x square will be। अरे यार, चल अभी चलो या क्या? अरे भाई बुक ये ले लो। क्या कह रहा है पता है? ये देखो ये क्या कह रहा है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। 1.5 घंटा तो बस। आपने सुनो पहले ध्यान से देखो, सुनो। वो जो 30th क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन बोल रहे, देखो ये मैं बता ही देता हूँ अभी। x by 3 प्लस 3 by 2x स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 10 है। इसमें बोल रहे वो वाला टर्म कौन सा होगा? इसका एक्सपेंशन तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही करोगे, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ये आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही एक्सपेंशन करोगे। ये पूछ रहा है कि जब आप 11 टर्म होंगे, इसमें कितने टर्म्स होंगे? 11 टर्म्स आर देयर। तो ये पूछ रहा है इन 11 टर्म्स में से कौन सा वाला वो टर्म है जिसका कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो टर्म है उसमें सिर्फ कांस्टेंट है, कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं है, वहां पे सिर्फ कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आपको देखना पड़ेगा, ऐसे देखो, ध्यान से देखो। एक तो आप एक्सपेंड करके निकाल सकते हो, और एक तरीका ऐसा भी है, देखो 2x की पावर 2 है इसमें, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। कौन सा ऐसा टर्म आएगा, गेस करो, कौन सा टर्म ऐसा आएगा जहां पे इसकी पावर और इसकी पावर इक्वल हो जाए? तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, बताना मुझे। ऐसा टर्म है कि इसकी पावर कैंसिल हो जाए, ठीक है। देखो ये है स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? x, अंडर रूट x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? x, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर 2 हो गई, और यहाँ पे इसकी पावर हो गई 1। इस टर्म की पावर 2 हो गई और x की पावर हो गई 1, ठीक है। अब अगर इसका 4 टाइम्स करोगे, इसका 4 टाइम्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2। 4 टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा? 2, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 11 है, और n आपका 10 है। तो जब ये a टर्म है ना, एथ टर्म है ना, इसकी पावर जब आप 4 करोगे तो b की पावर कितनी होगी उस टाइम? b की पावर कितनी होगी उस टाइम? 0 6 होगी ना। अरे यार 6 होगी, 6 होगी ना। तो जब a की पावर ज्यादा हो, जब a की पावर 6 होगी तब क्या होगा? a की पावर 6 होगी तो क्या होगा? x क्यूब मिलेगा ना आपको, x क्यूब मिलेगा ना। उस टाइम इसकी पावर क्या होगी? 4। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? x की पावर, x स्क्वायर की पावर 4, तो ये आपको 8 मिलेगा। तो ऐसे बढ़ाते जाओ, तो सबसे हाईएस्ट टर्म क्या होगा? रूट x की पावर जब 10th होगा तब क्या मिलेगा आपको? x की पावर 5। उस केस में क्या मिलेगा आपको? x की पावर, यहाँ पे क्या होगा? b 0 होता है यार वहां पे, ठीक है। 9 करोगे तो पॉइंट में आएगा, 8 करो, 8 करो, देखो तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 8 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2। एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? 2। तो ये क्या हो गया? x की पावर 4, x की पावर 4 मिल गया। यानी जो जब आप एक्सपैंड करने लगोगे ना, 10c0, 10c1, 10c2, तो जो थर्ड टर्म होगा ना, थर्ड टर्म होगा 10c2। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अंडर रूट एक्स बाई 3 की पावर, अंडर रूट एक्स बाई 3 की पावर 8 एंड 3 बाई 2x स्क्वायर की पावर 2। इसको कैलकुलेट करो फटाफट। देखो 10c2 क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 बचेगा, और नीचे 2 फैक्टोरियल बचेगा, 2 पंचे 10, 45, ठीक है। और ये रूट एक्स बाई 3 क्या हो गया आपका? x की पावर 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 8, x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखो 3 की पावर क्या हो जाएगा भाई? 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर है ना, कहाँ है? हाँ 2x स्क्वायर, ठीक है। तो x की पावर 4 हो गई यहाँ पे, और 2 की पावर 2, ये कट गया। 3 की पावर 2 से यहाँ के क्या मिल गया? 3 की पावर 6। तो 45 डिवाइड बाई 3 की पावर 6
मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। अच्छा, अब इस 45 को कैसे लिख सकते हैं भाई? 15 इंटू 3, या लिख सकते हैं इसको ऐसे 5 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 2, 9 इंटू 5 45, ठीक है। 3 की पावर 2 और कट गई, तो यहाँ पे क्या मिला 4। 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 6, ये है क्या ऑप्शन में? कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई है क्या? शायद सर आगे सर 5/2 आ रहा है सर। हाँ 5/2, यस सर आंसर यही आ रहा 5/2 है। है। ऐसे ही आएगा ना, देखो ऐसे ही आएगा। आपको क्या करना है, देखो इंडिपेंडेंट टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली पूछना चाहता है कि जब आपने a प्लस बी की पावर n को एक्सपैंड किया, तो इसमें जो n+1 टर्म्स आए, उसमें से कौन सा टर्म उस वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होगा। वो किस केस में होगा? जब मैंने बताया था कि जब एक वैल्यू 1 हो जाए, दूसरी x हो जाए, तो अब ये 1 वाली वैल्यू 1/x हो सकती है ना। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि x + 1/x की पावर n, इसमें कौन सा टर्म ऐसा होगा जहां पे ये इंडिपेंडेंट होगा x से, ठीक है। ये किससे इंडिपेंडेंट होगा? x से। अब देखो इस केस में क्या करोगे, ये इंडिपेंडेंट कब होगा? जब x की पावर n माइनस r इज इक्वल टू 1/x की पावर r, ठीक है। तो n माइनस r इज इक्वल टू r, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ r, ठीक है। यही है कॉन्सेप्ट आपका, यही है कॉन्सेप्ट आपका। n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, समझ गए? समझ गए भाई? r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/2, 5। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी n/2, ठीक है। लेकिन वो कब होगा? जब आप x + 1/x के फॉर्म में लिख रहे हो, x + 1/x के फॉर्म में लिख रहे होगे, ठीक है। जैसे मैं लिख के इसमें इस वाले क्वेश्चन को आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। ये √x/3 लिखा हुआ था, प्लस क्या हुआ था? 3/2x²। इसको आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? x + 1/x के फॉर्म में, और उस केस में फिर आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 टाइम्स r, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आप इस फॉर्म में लिखोगे, तो ये जो rth टर्म होगा वही आपका जो है x से इंडिपेंडेंट होगा। समझे कि नहीं? बात क्या हुई, समझे कि नहीं? बोलो भाई, सारे बोलो, बोलो। समझ आया ना? समझ आया इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब वो जो एक्सपेंशन में कौन सा टर्म जिसमें ये वेरिएबल नहीं है, और ये एक ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में मतलब अवेलेबल होगा, जहाँ पे x + 1/x जैसा कुछ बन रहा हो, इसके जैसा कुछ बन रहा हो। अगर ये सेम चीज दी हुई है, तब तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, n इज इक्वल टू 2r, आपका r की वैल्यू पता चल जाएगी, और आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस x की पावर r, और इसका कोफिशिएंट आपको आराम से पता चल गया। कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? NCr, ये हो गया आपका कोफिशिएंट की वैल्यू। लेकिन ये काम कहाँ करेगा? जहां पे ये x + 1/x दिया रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर x + 1/x की पावर 5 में कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट रहेगा? 6 ले लो इसको, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, तो मैं फॉर्मूला लगाया n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो थर्ड टर्म का देखो भाई, थर्ड टर्म का देखो क्या हो जाएगा? x की पावर 6 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/x की पावर 3, ये 3 कट गया, क्या मिला आपको? 1। और कोफिशिएंट की वैल्यू क्या मिल गई? NC3, 6C3, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल इज 720 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 6, 36, 72, आई थिंक 20 इज द आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप इंडिपेंडेंट वाला ऐसे निकालोगे, और जहां पे एक प्लस मतलब न्यूमरेटर में होगा, एक डिनोमिनेटर में होगा, वहीं पे आप कोफिशिएंट से वेरिएबल से इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट आपको मिलेंगे,
ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। बाइनोमियल थ्योरम आपका खत्म हो गया, इस पे सारे क्वेश्चन लगा के आओ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले आपके एपीजीपी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और उसमें मैं भी देखूंगा कि अभी कौन से क्वेश्चन कराने चाहिए। अभी मैं लीव पे था तो मैं आपका देख नहीं पाया कि बुक में से कौन से क्वेश्चन कराने चाहिए थे, ठीक है। और एपीजीपी का लीड वाला नेक्स्ट टाइम पूरा हो जाएगा, और बाइनोमियल का भी मैं देख लूंगा, जो भी आपके 30-35 क्वेश्चन हैं आई थिंक वो करवा दूंगा। और मैं आपको आज एक पीडीएफ भेजूंगा, उसकी एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की और एग्जांपल्स हैं, उसको आपको करके आना है। उसमें 2 एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर चलो ठीक है। सर वो पीडीएफ सर सीयूटी दक्ष ग्रुप में भी सेंड करवा दीजिएगा। सीयूटी दक्ष ग्रुप, अच्छा ठीक है, मैं सबसे बात करूंगा, मैं पीडीएफ उसमें डलवा दूंगा। ओके। चलो थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।